सामने कैलकुलेट हुआ है 1.119 मिलियन डिवाइडेड बाय 70,000 टोटल टेस्ट आवर्स। तो ये 17 का रेट आ गया। अब ये आपने जब हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो बेसिक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है, सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम है, जिस चीज़ को वहाँ पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कहा हुआ था, यहाँ पे ये जो ऑथर है सिंपल सिस्टम कह रहा है। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल वो नहीं कह रहा, इसको सिंपल कह रहा है। तो इसको स्क्रीन को शेयर कर लेते ताकि मैं इस चीज़ हाईलाइट रहा हूँ तो वो आप उसको इजीली देख सकें। ठीक है जी, ये हमारा रेट आ गया जी। स्क्रीन शेयर ऐसा हो जाएगी, कोई बात हो गई, हो रही है। इस साइड भी करते हैं इसको लिखने में भी तो फिर अच्छी नहीं है क्या। अब दो जो प्रोडक्ट्स हैं, हीट टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग, अब उन्होंने उसका शॉर्ट कर दिया HT। HT uses 40,000 टेस्ट आवर्स एंड ST uses 30,000 टेस्ट आवर्स। ये 40 और 30 मिलके हो गए 70, तो टोटल कितने हैं 70,000 आवर्स। गैरी सेलेस्ट वन यार्ड्स कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है जी, कौन होता है कंट्रोलर? मेरे बच्चों, फाइनेंस के आप कितने कोर्सेज पढ़ चुके हैं? ओए हेलो, जाग रहे हैं? कंपनी फाइनेंस मैनेज करता है, ये किसने कहा? मैं कौन? अच्छा जी, बिलाल साहब। तो बेटा आपने क्या कहा, दोबारा ज़रा कहिएगा। फाइनेंस को डील करता है। बेटा इसमें यह है कि आपने मुख्तलिफ मकामात पे आपको बाज़ टीचर्स ने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस या इसी तरह से मैनेजमेंट या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एक चीज़ पढ़ाई होगी जिसको हम कहते हैं हायरार्की। तो हायरार्की में कंट्रोलर जो होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, जो कि फाइनेंस डायरेक्टर के अंडर आता है, उसके दो हिस्से होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेन। तो उसमें फाइनेंस डायरेक्टर अगर या CFO एक मेन अथॉरिटी है तो उसके नीचे दो उसकी अथॉरिटीज़ बनती हैं जो उसके नीचे काम करते हैं बंदे मेन जो होते हैं। एक को हम ट्रेजरर कहते हैं, दूसरे को हम कंट्रोलर कहते हैं। एक ट्रेजरर होता है, दूसरा कंट्रोलर होता है। ट्रेजरर जिसको आप सादा लफ्ज़ों में फाइनेंस की जो फील्ड है, आप लोग जो फाइनेंस पढ़ते हैं वो वाला काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला काम कौन करता है? ये ट्रेजरर करता है। और जो कंट्रोलर होता है वो चीफ अकाउंटेंट होता है। अकाउंटिंग वाला काम कौन करता है? कंट्रोलर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ठीक है, ऑडिट वगैरह को फैसिलिटेट करवाना वगैरह वगैरह, ये कंट्रोलर की जिम्मेदारी होती है। ठीक हो गया जी। तो कंपनी के कंट्रोलर साहब बिलीव दैट देयर इज़ एनफ वेरिएशन इन टेस्ट प्रोसीजर्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स टू एस्टेब्लिश सेपरेट कॉस्टिंग एंड बिलिंग रेट्स फॉर HT एंड ST। तो वही बात जो कि हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी जी। उमर विशाल साहब आप सुन रहे हैं? यस सर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के टॉपिक को जो है यूज़ करने का मकसद ही ये होता है कि कंपनी ये चाह रही होती है कि हो सकता है कि एक प्रोडक्ट इतना ओवरहेड इस्तेमाल ना कर रही हो बनिस्बत दूसरी के, तो हम उसकी ओवरहेड की कॉस्ट को एक मतलब दोबारा से कैलकुलेट करें, ठीक तरीके से कैलकुलेट करें। और जब हम सही तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाए। एक प्रोडक्ट जो बाज़ार लॉस मेकिंग जा रही है हो सकता है वो प्रॉफिट मेकिंग बन जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हम जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इधर भी जो है वो कंट्रोलर साहब जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, believes that there is enough variation in test procedures and cost structures। तो किस चीज़ का उन्होंने इधर इजहार किया है कि यहाँ पे वेरिएशन बहुत है दोनों प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो वेरिएशन का क्या मतलब है कि एक प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा टेस्ट प्रोसीजर इस्तेमाल कर रही हो, ज़्यादा टाइम ले रही हो कंपनी का ओवरहेड्स का, दूसरी कम ले रही हो। हम क्या कर रहे हैं, हम तो सीधा सीधा
जो है एक रेट लगा रहे हैं कि जी इतने आज उसने इस्तेमाल किया, इतने आज उसने इस्तेमाल किया, टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर दिया और फिर रेट आ गया, उसके बाद चले लगाते जाएं, ठीक है ना। तो उसने ये कहा है कि सिर्फ आवर्स की बेसिस पे, टेस्ट आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट को ना करें, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ जाए दोनों में। तो अच्छा जी, टू एस्टेब्लिश सेपरेट कॉस्टिंग एंड बिलिंग रेट्स फॉर एस टी एंड एस टी, तो इन दोनों का सेपरेट जो है वो इनके रेट होने चाहिए। द मार्केट फॉर टेस्ट सर्विसेज इज़ बिकमिंग कम्पिटिटिव, और ज़ाहिर है कि पिछले जब हमने इस पर लेक्चर भी किया था उसमें भी ये बात हुई थी कि मार्केट अगर कम्पिटिटिव हो जाती है और हमारी प्राइसिंग ठीक नहीं है तो हम उसमें नुकसान उठा सकते हैं। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन एनी मिस कॉस्टिंग एंड मिस प्राइसिंग ऑफ इट सर्विसेज कुड कॉज वाइनयार्ड टू लूज़ बिजनेस। तो अगर हमारी प्राइसेस ठीक ना हुई तो दोनों हालतों में हम नुकसान उठा सकते हैं। अगर हमने ओवर प्राइस किया हुआ तो तब भी जो है वो मार्केट दूसरे सप्लायर्स, दूसरे सेलर्स के पास चले जाएगी। अगर हमने अपनी जो है वो अंडर प्राइस की हुई तो हम वैसे नुकसान उठाएंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है 17 जो है, इसमें एक चीज़ आपने ये गौर करनी है कि इसमें ना सिर्फ हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को करेंगे, और एक आध टॉपिक जो है थोड़ा सा ये एक थ्योरेटिकली भी है, हमें क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो वो भी चीज़ें आपने इसमें लर्न करते जाए। मैं इसको यूँ समझने के इलस्ट्रेशन के तौर पे आपके सामने इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। तो Celeste divides vineyard cost in 4 activity cost categories. Celeste जो है वो कंपनी टोटल कॉस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। पहला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये ट्रेसेबल होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। दीज कॉस्ट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू एच टी एंड एस टी, ये बिल्कुल ठीक है, वाज़ेह। दूसरी कॉस्ट इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट, तीसरी सेटअप कॉस्ट, चौथी कॉस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग टेस्ट। अब इसमें आप लोग ज़रा गौर से देख के बताएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड इसमें कौन कौन सी कॉस्ट है। डिजाइनिंग टेस्ट है। उसमें अब ए बी सी डी में से आपने बताना है कि कौन कौन सी जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की है, बस इतनी सी बात। सी एंड डी। सी एंड डी तो कंफर्म है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। ये दोनों सी एंड डी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की है। बी के बारे में क्या ख्याल है, यानी इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट, उसमें क्या क्या है? रेंट, रेंट और रेंट वगैरह तो नहीं आएगा क्योंकि ये ओवरहेड्स में जाएगा। तो मैं और क्या पूछ रहा हूँ बेटा? एग्जैक्टली, मैंने क्या पूछा नहीं है? जाएगी, मेंटेनेंस वाली कॉस्ट है। मैंने जी क्या पूछा बेटा? मैंने यही पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आएगा, यही तो पूछा है। जी जी। तो आपने कहा है कि ये तो ओवरहेड में आएगा, तो मैंने यही तो पूछा है, तो फिर इसका जवाब है कि ये ओवरहेड में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में तो आएगा ही। रेंट भी आएगा, मेंटेनेंस भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, ये सारे आएंगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट। दूसरी बात, आप से पूछा गया कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इनमें से क्या क्या चीज़ आएगी, तो आप सोचें कि डायरेक्ट जो चीज़ डायरेक्ट मटेरियल नहीं है और डायरेक्ट लेबर नहीं है और वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही है। समझ आ गई जी? दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये पीछे ग्राइंडिंग मशीनिंग वाला आ गया है, उसको रिपेयर करा लो, ठीक है। इधर वो अपनी प्रोडक्शन लेके बैठा हुआ है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो भी कॉस्ट आपको कहीं पे भी किसी सिनेरियो में नज़र आएगी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का हो या कोई भी सिनेरियो हो कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के अलावा हर वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ही है। तो क्या फिर डिसाइड हुआ जी? बोले बेटा तो सही। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी है जी? सी डी, ठीक हो गया, बी सी एंड डी हो गया जी। अच्छा जी, अब हम ज़ाहिर है कि जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें आपको बताया जाता है कि जी ये कॉस्ट पूल है, और उसका कॉस्ट पूल को हम डिवाइड कर देते हैं किसी जो है कॉस्ट ड्राइवर के साथ, उससे हमें रेट हासिल हो जाता है।
फिर हम उसको एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उस कंपनी का जो है वो रेट आ जाता है। अब इसमें जो है ये एक बेसिक स्टेप्स जो हैं उसको पहले ये ज़्यादा एड्रेस कर रहा है, यानी असल एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ ये नहीं गया। मसलन इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट में उसने बता दिया कि वो $350,000 है। दीज कॉस्ट आर एलोकेटेड टू HT एंड ST ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आवर्स। तो ये उसने उसका जो टेस्ट ड्राइवर है उसका नाम भी आपको खुद बता, टेस्ट आवर्स की बुनियाद फैसला होगा, ठीक है जी। अब इसका कॉस्ट, इस कॉस्ट ड्राइवर का इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट के साथ रिलेशनशिप आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितने पैसे और ज़्यादा यूज़ होंगे किसी टास्क के लिए उतनी ज़्यादा उसकी इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट होगी। हाँ जी, जितने ज़्यादा टेस्ट आवर्स होंगे, मिसाल के तौर पर टेस्टिंग करनी है ना, ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये टेस्ट करती हैं ना, मशीनें हैं ये। आप सादा लफ्ज़ों में समझ लें कि जैसे एक्सरे मशीन होती है या जैसे जो है वो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, तो जो भी मशीन है स्कैनिंग मशीन होती है, तो ये मशीन जितना चलेगी, जितने आवर्स चलेगी, तो ज़ाहिर है कि इक्विपमेंट ही चलेंगे ना। वो जो इक्विपमेंट जिनके जिनके ज़रिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उन्हीं इक्विपमेंट की ही बात हो रही है ना, उसके ऊपर ही टेस्ट होते हैं, इक्विपमेंट के ऊपर ही टेस्ट होते हैं। तो जब इक्विपमेंट चलेगा, मशीन चलेगी, तो जितने घंटे चलेगी उस हिसाब से जो है वो उसकी कॉस्ट होगी। तो ये कॉस्ट ड्राइवर है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है, तो आप लोग जो मौजूद नहीं थे उनके लिए भी, और या वैसे भी मैं रिवीजन की खातिर बता देता हूँ कि जो क्या बात हो रही थी बेटा, ज़रा हमें से बताएगा किन चीज़ों की हम बात कर रहे थे? हेलो, इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट की बात। अच्छा चलें, छोड़ें, आप लोगों को भी याद नहीं रहा, ठीक है, मुझे नहीं याद रहा तो आप लोगों को भी नहीं याद रहा। अच्छा जी, तो कॉस्ट ड्राइवर की बात हो रही थी। कॉस्ट ड्राइवर बेटा ये होता है जो कि किसी कॉस्ट को होने पर मजबूर करता है, ठीक है। ये मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में भी मैं इसको आपके सामने कर चुका हूँ डिस्क्राइब कि ये जो होता है कॉस्ट ड्राइवर जो होता है वो कॉस्ट को होने पे मजबूर करता है, तो उसके साथ एक ख़ास रिलेशनशिप होता है कॉस्ट के साथ। तो एक से ज़्यादा ये कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। अब सी पे आ जाएं, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट की बात हो चुकी है पिछले लेक्चर में कि मशीन को सेटअप किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी कॉस्ट है $430,000 और दीज कॉस्ट आर एलोकेटेड टू HT एंड ST ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप आवर्स। ये बिल्कुल ठीक है, यही इसका होता है। तो HT रिक्वायर्स 13,600 आवर्स एंड ST रिक्वायर्स 3,600 सेटअप आवर्स। तो ये हो गया सी हो गया। डी पे आ जाए, डिज़ाइनिंग कॉस्ट। डिज़ाइनिंग कॉस्ट जो है वो इससे पहले, काम करने से पहले कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग का फेज़ होता है। जो भी हमने चीज़ करनी है उसको सर अंजाम देने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो ये इस वक्त ज़ाहिर है कि HT और ST की हम इस प्रोडक्ट को बेशक इतना डीपली नहीं भी जानते, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को तो जानते हैं अच्छी तरीके से कि डिज़ाइनिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आवर्स लगते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसके लिए जो है कॉस्ट ड्राइवर जो है, these costs are allocated on the basis of the time required for the designing the cost। तो इसके ऊपर जो है वो टाइम आगे लगेगा। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स इसकी देख लेते हैं जी। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, क्लासीफाई ईच एक्टिविटी कॉस्ट एज अ आउटपुट, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट सस्टेनिंग लेवल और फैसिलिटी सस्टेनिंग लेवल। एक्सप्लेन ईच आंसर। अच्छा, अब इसमें पता क्या है कि ये एक सेपरेटली एक टॉपिक है जो कि ये डिमांड करता है कि हम उसको करें। उसकी तरफ जाने से पहले जो कुछ हम इस वक्त कर सकते हैं, इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। वो है कैलकुलेट द कॉस्ट पर टेस्ट आवर फॉर HT एंड ST, ठीक है जी। एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजंस व्हाई दीज नंबर्स डिफर फ्रॉम $17 पर टेस्ट आवर्स। तो एक टेस्ट आवर के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है इसको आप एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। तो लेट्स सी इसके ऊपर हम जो है वो टेस्ट आवर के ऊपर क्या हम क्राइटेरिया रखें। तो आप जो है रिजल्ट्स और बहुत हैं तो कमेंट्स में हम सकते हैं, ये करें।
अच्छा जी, इसमें बेटा जो है क्वेश्चन क्लियर होगा, उसमें 3 कॉलम बने, पहला या उस बेशक आप उसमें है टोटल, ठीक है, कॉस्ट। और जैसे आप नेट प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, जो भी ये हमारी कॉस्ट हैं, 4 अदद कॉस्ट हैं, डायरेक्ट लेबर है, उसके बाद मशीन रिलेटेड कॉस्ट हैं, सेटअप कॉस्ट हैं और डिज़ाइन कॉस्ट है, ये चारों लिख दें, ठीक है। फिर ये रोज़ में आपने लिख देनी है चारों कॉस्ट। तो ये पहला कॉलम हो गया डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद फिर दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट का, तीसरा कॉलम पहली प्रोडक्ट जो है हीट टेस्टिंग HT की का कॉलम, और चौथा कॉलम ST का कॉलम, स्ट्रेस टेस्टिंग का कॉलम, ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो रेट आप जो है उसकी कॉस्ट को फाइंड आउट करके लिख